हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हैं जो इसे समझने में हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी, जो बहुत करीब से बाजार में हो रही उथल पुथल और तमाम वित्तीय जानकारियों पर नजर रखते हैं, और वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। आलोक, मैं आपसे शुरुआत में समझना चाहती हूं कि ये जो संकट इस समय है वो कितना भयानक संकट है, इससे किस तरह की उथल पुथल जो है वो आपको लग रहा है कि होगी, और बैंकों पर ये संकट जो है क्यों आया है? देखिए नगमा, आपने जो सवाल पूछे उसके आपने 3 ऑप्शन दर्शकों को दिए हैं, हाँ, नहीं और पता नहीं या कह नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है इसमें आधा हाँ और आधा नहीं है। पता नहीं वाला ऑप्शन तो मेरे लिए नहीं है। और प्रोफेसर अरुण कुमार से जब अभी आप बात करेंगे तो वो इसका और ब्यौरा आपको गहराई से समझाएंगे। लेकिन मुझे इसके 2 जवाब, मैंने हाँ नहीं क्यों कहा कि अगर आप कहें कि एसवीबी बैंक से क्या भारत की बैंकिंग प्रणाली पे कोई असर पड़ेगा उसके डूबने से, सिलिकॉन वैली बैंक के या सिग्नेचर बैंक के, तो वो असर शायद नहीं पड़ने वाला था। लेकिन क्या क्रेडिट स्विस के डूबने से, जो अभी डूब गया मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर क्रेडिट स्विस डूब जाता है तो ये बहुत जाहिर तौर पे बहुत गंभीर संकट होगा। ये दुनिया में उसी तरह का संकट होगा जैसा लीमन ब्रदर्स के डूबने का हुआ था, जिसका जिक्र अभी आपने किया। क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, इनमें सिलिकॉन वैली बैंक डूबने का कारण सिलिकॉन वैली बैंक के खातों में कोई घोटाला घपला ऐसा मामला नहीं था। वहां उसको रन ऑन द बैंक कहते हैं। ग्राहकों को लगा कि शायद बैंक को नुकसान होने वाला, और ये उस बैंक की अपनी कहें कि एक तरह की गलती थी, टेक्निकल गड़बड़ थी कि उनको एक सौदे में घाटा हुआ जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया, और वो ऐलान सुनकर बहुत से लोगों में डर फैला और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो वो रन ऑन द बैंक हो गया। और आजकल क्योंकि वहां बैंक जाकर लाइन तो लगानी नहीं पड़ती है, अपने अपने मोबाइल खोलिए या लैपटॉप पे लॉगिन कीजिए और फटाक से कहिए सारा पैसा निकाल के मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये अचानक बहुत भयानक मात्रा में पैसा निकलने की वजह से वो बैंक मुसीबत में आ गया। जबकि क्रेडिट स्विस का मामला कुछ अलग है। यहां ऑडिटर्स ने उनके खातों में उनके काम करने के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हुए थे। बैंक का मैनेजमेंट इसको बता नहीं रहा था, और अभी पिछले साल में 2022 में उनको घाटा हुआ है जो उनके पिछले 10 साल के मुनाफे को बराबर कर गया है, या उसने लिप दिया है कह सकते हैं। तो वो, और उसके बाद वहां एक मुसीबत यह है कि वहां का जो बैंकिंग का कारोबार है वो बहुत बोनस के भरोसे चलता है। वहां जो बड़े मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं, इनको तनख्वाह बहुत कम और बोनस बहुत ज्यादा मिलता है। तो वो अपना बोनस बढ़ाने के चक्कर में उनका उनका अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बोनस होता है जी। और दूसरा एक पूरी कंपनी का बोनस पूल होता है, जिस पूल से अगर कंपनी को जबरदस्त मुनाफा हो तो उनको फायदा मिलता है। तो इनको ये उम्मीद थी, इस बार उनका बोनस पूल बुरी तरह गिरा हुआ है, और उम्मीद ये थी कि अगर कंपनी के शेयर 70% बढ़ जाएं तो उनका बोनस वापस आ सकता है, उनकी रिकवरी हो सकती है। लेकिन एसवीबी से हुआ यह है कि एसवीबी की वजह से यहां कुछ आशंकाएं पैदा हुई, उसके बाद दुनिया भर में हो रही हैं। भारत में जहां के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ बैंकिंग सेक्टर काफी रेगुलेटेड और मजबूत है, उसके बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस में ज्यादा सवाल उठे, और फिर वहां जो घोटाला खुलना शुरू हुआ कि बोनस के चक्कर में उनके मैनेजर्स ने तमाम जगह कहां कहां अनाप शनाप लोन बांट रखे हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। वो असर अब दिखाई पड़ रहा है कि वहां एक सिस्टमिक समस्या है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है क्रेडिट स्विस में। हालांकि स्विस सेंट्रल बैंक ने कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन स्विस सेंट्रल बैंक किसी बैंक की किस हद तक मदद कर सकता है, तो आलोक, जबकि वो छोटा मोटा बैंक ना हो। आलोक, में यही भारत आपसे में पूछने उसके वाली थी। $200 बिलियन के एसेट्स हैं इस बैंक के। जी आलोक, ये आपने स्विस नेशनल बैंक की बात की, तो उम्मीद ये, अगर ये करना सही है क्या कि अगर स्विस नेशनल बैंक मदद करता है तो कोई उम्मीद बची है क्रेडिट स्विस के लिए, या जैसे कियोसाकी कह रहे हैं कि नहीं, इस बैंक का गिरना तय है? तो उनकी जो भविष्यवाणी है वो आपको लग रहा है कि ये होने वाला है, या कोई रास्ता निकल सकता है, बच सकता है ये बैंक भी? देखिए, बैंकिंग का कारोबार जो नाम से है, बिल्कुल बैंक का मतलब होता है भरोसा। आई बैंक ऑन यू, यानी मैं आप पे भरोसा करता हूं। तो ये तो भरोसे का खेल है। और कियोसाकी जब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, और साथ में आपने उनकी क्वालिफिकेशन बता दी कि साहब लीमन ब्रदर्स के डूबने की भविष्यवाणी उन्होंने की थी, तो अब बाजार में और आशंकाएं फैलेंगी, उनका शेयर और गिरेगा। हालांकि आज जब स्विस सेंट्रल बैंक की खबर आई उसके बाद से वो शेयर में 17% का उछाल आया,
जी। लेकिन इसके बाद बाजार में इस वक्त एक और समस्या है कि दुनिया भर में मंदी की आशंका फैली हुई है, महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दर बढ़ रहे हैं। ऐसे में बैंकों के लिए अपने को बचा पाना बहुत आसान काम नहीं है, खास तौर पे उन अर्थव्यवस्थाओं में जिन्होंने महंगाई देखी नहीं है। हमारे जैसे देश में महंगाई कोई बहुत अजूबी चीज नहीं है, कम ज्यादा होती है, ज्यादा महंगाई में हम परेशान होते हैं, लेकिन हम लगातार महंगाई देखते आ रहे हैं, इसलिए हम उतने परेशान नहीं होते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, वहां महंगाई होना एक अनहोनी होना है। वहां तो जैसे कि न कभी देखा न सुना उस तरह की चीज हो रही है। प्रोफेसर अरुण वहां कुमार, हर साल आप पहले सुपर स्टोर में जाइए तो इतने 100 आइटम पिछले साल से सस्ते मिल रहे हैं, ऐसे बोर्ड मिलते थे। आज की तारीख में हर चीज पिछले महीने से महंगी हो गई है। तो बड़ी मुसीबत फैली हुई है और ये बैंकिंग सिस्टम पे इसका दबाव आना बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बैंक डूब जाएगा या नहीं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इतना इंटरलिंक्ड है, एक सेकंड आलोक, बैंकिंग सिस्टम इतना इंटरलिंक्ड है दुनिया भर में कि इससे कोई भी अछूता रहे ये भी कहना शायद इस वक्त मुश्किल होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, भारत में भी ये डर जो है वो सही है कि भारत पर भी असर पड़ेगा, जो हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ या क्रेडिट स्विस में हुआ, या बैंकिंग के लिए कितना वॉलेटाइल ये समय है दुनिया भर में, इसका क्या असर आम लोग अगर ये सवाल पूछें, हम देख सकते हैं, आशंका हो सकती है कि इसका असर पड़ेगा क्या भारत की बैंकिंग सिस्टम में जो काफी रेगुलेटेड है? देखिए, दुनिया इस समय ग्लोबलाइज्ड है, यानी कि एक मार्केट में असर होता है तो उसका असर दूसरे मार्केट में भी पड़ता है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी इंटरलिंक्ड है। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, जब अमेरिका में गिरावट होती है तो दुनिया भर के मार्केट्स में गिरावट हो जाती है। तो इस समय कॉन्फिडेंस, जो आलोक जी ने सही कहा कि बैंकिंग में जो परेशानी आती है कि अगर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो फिर अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि लोगों को डर होता है। जैसे कि अमेरिका में इस समय, क्योंकि वहां पे FDIC है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो $2.5 लाख तक तो आपका इंश्योर करती है, उसके ऊपर इंश्योर नहीं करती। तो मैंने सुना है कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे लोगों ने, जिनका पैसा ज्यादा था, उन्होंने छोटे छोटे बैंकों से पैसा निकाल के बड़े बैंकों में डालना शुरू कर दिया है। ये जो असर हुआ है, इससे बहुत सारे छोटे बैंकों पे असर पड़ने वाला है वहां पे। अब क्रेडिट स्विस है, क्रेडिट स्विस को अभी तो वहां के सेंट्रल बैंक ने मदद की है, पर इतनी मदद नहीं हो सकती है कि वो उनके सारे के सारे जो डिपॉजिट हैं उनको इंश्योर किया जाए। और उनकी, जैसे आलोक जी ने सही बताया कि उनको 1-2 साल से परेशानी वहां पे चल रही है क्रेडिट स्विस में, तो उसकी ऑलरेडी साख जो थी वो कम हो गई थी। तो इसलिए क्रेडिट स्विस जैसा बैंक, वहां पे भी डूबने के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो इतना नहीं करेगा। जैसे अमेरिका ने कहा कि हम टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जो डिपॉजिटर्स हैं SBB में, उनको मदद करने में। वहां तो FDIC के पास $100 बिलियन का एक फंड है, उस $100 बिलियन के फंड से वो पैसा देंगे जिनका भी पैसा जो SBB में डिपॉजिटेड है। पर अगर और छोटे बैंक भी जब कोलैप्स करते हैं तो वहां पे इतने पैसा नहीं होगा। तो उससे जब अमेरिका में या यूरोप में वहां पे परेशानी होगी तो हमारे बैंकों में भी ये बात फैल जाएगी कि यहाँ पे भी हमें अपना सेफ डिपॉजिट रखना है। तो सेफ का मतलब है कि कहाँ पे रखेंगे। जो बैंक फेल नहीं कर सकते हैं, जो सरकार फेल करना नहीं अलाउ कर सकती, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो और बैंकों से पैसा निकाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग पैसा डालना शुरू करेंगे। इसका असर जो छोटे बैंकों पे पड़ेगा। रीजनल बैंक जो हमारे हैं वो ऑलरेडी आपने देखा पिछले 3 साल में कि 2 बैंक डूब गए, उनका पैसा जो पब्लिक का पैसा जो वहां पे जब फंस गया था, तो छोटे बैंकों से निकालना शुरू करेंगे तो उसका असर होगा। तो ये तो हमारे बैंकिंग पे हुआ। दूसरा असर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जब कम होता है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो जो FDI का इनफ्लो है, FII का इनफ्लो है, वो एकदम से कम होगा। तो हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट के चांस बढ़ गए हैं। तीसरी बात यह कि उससे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पे जो असर पड़ेगा उससे हमारी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जब ग्रोथ पे असर पड़ेगा उसका दोबारा असर बैंकिंग सेक्टर पे और फाइनेंशियल सेक्टर पे होगा। तो ये 3-4 चैनल हैं जिसके जरिए से जो बाहर का जो अफरा तफरी है उसका असर भी हमारे देश में आ जाएगा। इसीलिए हमको अभी से प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। हमारे सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको ये प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी कि जब ये जो चीजें होंगी तो किस प्रकार से एक्ट करेगा। उसी तरह हमारी सरकार को फिस्कल पॉलिसी में भी जो वो करना पड़ेगा कि किस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी हो जिससे कि इसका इफेक्ट मिनिमाइज हो सके। इफेक्ट तो पूरा नहीं खत्म होगा पर मिनिमाइज हो, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पे असर ना पड़े। और खासकर जो गरीब लोगों के अकाउंट हैं जिन छोटे छोटे बैंक में, रीजनल बैंक वगैरह में, वहां पे उन पे असर ना पड़े क्योंकि उनको सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है इसका। तो ये सारी चीजें अभी से तैयारी करके रखनी पड़ेंगी। जी, तो आप
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चूंकि बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है दुनिया भर में कि असर ना हो ये हो नहीं सकता, लेकिन हाँ इस असर को कैसे कम किया जा सके इसके लिए कम से कम जो इमर्जिंग मार्केट है या भारत जैसे देश हैं जहां पर बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेशन काफी है, वहां देखना होगा कि किस तरह के कदम उठाएंगे हम ताकि इस असर को लोगों पर जो बुरा असर पड़ेगा उसको हम कम से कम कर सके। धन्यवाद आपका प्रोफेसर अरुण कुमार और आलोक जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए।